समझे ध्यान से। बोर्ड पे देखिए जी सभी, होम आप भी हैं, बोर्ड पे देखिए जी सभी। इस चैप्टर में सर क्या सीखने वाले हैं? एक पार्टनरशिप हम अकाउंटेंट की जॉब कर रहे हैं, जितने भी पार्टनर्स हैं उसमें से एक पार्टनर की बाई चांस डेथ हो जाती है, तो उस टाइम पार्टनरशिप एक्ट 1932 में क्या क्या लिखा हुआ है, एक अकाउंटेंट की क्या क्या ड्यूटी रहेगी। तो सर डेथ और रिटायरमेंट में कॉमन चीज है कि दोनों ही केस में 4 में से 3 पार्टनर रह जाएंगे, या 3 पार्टनर थे तो 2 पार्टनर है, एक पार्टनर कम हो रहा। तो हम अकाउंटेंट के लिए सोच के देखिए कि रिटायरमेंट और डेथ में कुछ ज्यादा फर्क नहीं अकाउंटेंट के लिए, क्योंकि जब 3 में से 2 रह जाएंगे तो एक पार्टनर अपना शेयर छोड़ करके जाएगा बाकी पार्टनर्स के लिए, उसको गुडविल का भी शेयर मिलेगा। अच्छा ऐसा नहीं कि उसकी डेथ हो गई तो छोड़ो क्या पैसे देना गुडविल का, लॉ में लिखा हुआ है उसका जो नॉमिनी होगा, जो एग्जीक्यूटिव होगा, उसकी साइड से जो आएगा, उसका बेटा हो सकता है, उसकी वाइफ हो सकती है, उसका ब्रदर हो सकता है, वो उसके बिहाफ पर उसके राइट्स के लिए डिमांड करने के लिए आएगा। तो हमें एज पर लॉ ही चलना होगा। यानी कि रिटायरमेंट में तो सबको पता था गुडविल का पैसा मिलेगा, डेथ में तो उससे क्या पता। तो हमें प्रॉपर पूरी ही ट्रीटमेंट करनी होगी, उसे गुडविल का भी पैसा देना होगा, कोई पास्ट का रिजर्व है वो भी देना होगा, सारी चीजें करनी होगी। एक अलग चीज, डिफरेंट चीज क्या आएगी जो बाकी क्वेश्चंस में रिटायरमेंट में नहीं। 3 साल पहले तक ये चैप्टर एक ही था, रिटायरमेंट और डेथ एक ही चैप्टर था, रिटायरमेंट एंड डेथ इस नाम से। तो 3 साल बाद ही इसको स्प्लिट करा के रिटायरमेंट और डेथ अलग। तो इसमें एक छोटा सा सिर्फ एक नया काम सीखना है, वो क्या नया काम है देखिए। सर अकाउंटिंग ईयर 1 अप्रैल को स्टार्ट होता है, 31 मार्च में खत्म होता है, जब पार्टनर को रिटायरमेंट लेनी होती है। चैप्टर 6 पर आप रिटायरमेंट लेनी होती है, फर्म छोड़ करके जानी होती है। उसके पीछे जनरली वजह ये होती है कि सर आपस में बन नहीं रही पार्टनर्स की, तो साथ में म्यूचुअली डिसाइड करते हैं कि हम अलग हो जाए। सपोज उनके नवंबर के बीच के आसपास उनको माइंड में आया कि हम फर्म छोड़ देते हैं, तो उनके साथ में काम नहीं करता, तो कहीं ना कहीं वो ना पेशेंस रख लेते हैं कि 31 मार्च तक मैं रुक जाता हूँ, सारे अकाउंट सेटल हो जाएंगे, साल का प्रॉफिट लॉस निकल जाएगा, फिर अलग हो जाएंगे। ठीक बात है, ऐसा पेशेंस रख लेते हैं। मूवीज में देखा सर हमने, डिवोर्स में भी ऐसा होगा। डिवोर्स के लिए जब फाइल करते हैं तो जज भी जो है 6 महीने का टाइम देता है, या कुछ 6 महीने तक पहले आप साथ रहो, उसके बाद आपको डिवोर्स का जो है फाइनल मंजूरी देंगे। उसके पीछे पर्पस क्या होता है कि कभी हस्बैंड वाइफ को झगड़ा हो गया और वो गुस्से में आकर के डिवोर्स देने के लिए आ गए, तो हम तुरंत डिवोर्स देने लग जाएगा उनको, तो ऐसे सारे मैरिज खत्म हो जाए। तो गवर्नमेंट ने कॉन्सेप्ट लगा रखा है 6 महीने का, 6 महीने में कहने उनको गुस्सा ठंडा हो जाएगा, शायद डिवोर्स ना हो। जैसे हम कॉन्सेप्ट यहाँ पर ये सर फिर का झगड़ा हो रहा है पार्टनर्स का, तुरंत ना तोड़ करके वो मार्च तक एंड करते हैं, वेट करते हैं जनरली। लेकिन डेथ में तो वेट नहीं हो सकता, डेथ 31 मार्च तक का वेट नहीं करेगी, वो कभी भी हो जाएगी। तो सपोज सर 1 नवंबर को डेथ हो जाती है, पार्टनर की डेथ हो जाती है 1 नवंबर को, तो उसके जो नॉमिनी है, उसके वाइफ या ब्रदर या बेटा है, वो क्या डिमांड करेगा एक्स्ट्रा कि 1 अप्रैल से लेकर 1 नवंबर तक जिसकी डेथ की उसने काम करा है, मेहनत करी है, उसका प्रॉफिट बनता है, वो प्रॉफिट, ये एक्स्ट्रा डिमांड है बस, ये एक्स्ट्रा कैलकुलेशन है बस। बाकी 90% रिटायरमेंट और डेथ चैप्टर सेम है। गेनिंग रेशियो निकालना, गुडविल कैलकुलेट करना, रिजर्व बांटना, रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट देना, सारे काम सेम। ये वाला काम एक्स्ट्रा कि जिस दिन डेथ हुई है, तो जिस दिन अकाउंटिंग पीरियड स्टार्ट हुआ तब से लेकर के डेथ वाली डेट तक का कितना प्रॉफिट बनता है वो भी उसको दिया जाए। ये नया काम सीखेंगे इस टॉपिक के अंदर। पहले पुराना वाला टॉपिक कर रहे हैं जी, रेशियो वाला पढ़े जी। पहला क्वेश्चन मैंने लिखा दिया ऊपर में, न्यू रेशियो एंड गेनिंग रेशियो में लिखा हुआ ब्रैकेट ग्रीन कलर से, क्वेश्चंस आर टेकन फ्रॉम चैप्टर 6 रिटायरमेंट। चैप्टर 6 रिटायरमेंट वाले ही क्वेश्चंस हैं सारे के सारे। मैंने क्या करा है, बस रिटायर वर्ड की जगह डाइस ये वर्ड लिख दिया। पहला क्वेश्चन है, ए बी सी वर पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो 8:4:3, बी डाइस। सेम क्वेश्चन रिटायरमेंट चैप्टर में है, वहां पे डाइस की जगह रिटायर्स लिखा हुआ। B retires and his share is taken up equally by A and C. कैलकुलेट करेंगे खुद से न्यू रेशियो। रेशियो में कितने नाम लिखने हैं? A और C के 2 नाम आएंगे जी। न्यू रेशियो का मतलब अब जो बच गए पार्टनर उनकी रेशियो क्या रहेगी? न्यू रेशियो। तो
जो रिमेनिंग पार्टनर बच गया वही न्यू रेशियो में आएंगे, ए और सी, बी तो चला गया। ए का शेयर पहले कितना था बताइए, 8/15, और सी का शेयर कितना था, 3/15। अगर अपना बी सारा का सारा शेयर दे देता ए को तो ऐसे आंसर आ जाता। अगर बी अपना सारा का सारा शेयर दे देता सी को तो ऐसे आंसर आ जाता। क्वेश्चन में क्या बोला है कि बी ने अपना शेयर इक्वली दिया ए को, आधा आधा। तो बताइए 4/15 का आधा कर दो। आधा कैसे करते हैं सर, 1/2 से मल्टीप्लाई करके आधा करते हैं, 1/2 से मल्टीप्लाई करके आधा कर देते हैं। अब डिनोमिनेटर देखो यहाँ पर 15 यहाँ पर 15 है तो उसको 2 को हटा देते हैं जरा कैंसिल करके, ताकि हमारा डिनोमिनेटर सेम रहे। n/15 5/15 10:5। ये बच्चे यहीं पर आंसर छोड़ देते हैं और आधा में कटवा लेते हैं। तो 2:1 ये करेक्ट आंसर है जी, 2:1 ये करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाए जी। हो गया आपका आंसर। फर्स्ट क्वेश्चन कितना था, एग्जाम में 1 मार्क का क्वेश्चन आएगा, अगर आएगा तो ऐसा 80 में से 20 मार्क्स का पेपर जो आपका आना है वो 1 मार्क वाला आना है। 1 मार्क के क्वेश्चन को भी हमें लाइटली नहीं लेना है। क्वेश्चन नंबर 2, एबीसी पार्टनर है, फर्म में 2:1 की रेशियो है, बी की डेथ हो जाती है और उसका सारा का सारा शेयर सी ने ले लिया। सर जिस पार्टनर की डेथ होगी उसके रिप्रेजेंटेटिव डिसाइड करते हैं कि उसका शेयर किसको मिलेगा। ये भी हो सकता है कि अपनी पार्टनरशिप डीड में लिख करके जाए हो कि अगर किसी की डेथ होती है तो उसका शेयर किसको कितना कितना मिलेगा। अगर कुछ डिसाइड नहीं हुआ है, डीड में नहीं लिखी है बात, तो उसके नॉमिनी डिसाइड करते हैं कि वो शेयर किसको मिलेगा। दोनों नॉमिनी डिसाइड करा हुआ है, इसी को मिलेगा सारा शेयर। ये रेशियो निकालनी है। ए का पहले शेयर कितना था 2/5, सी का 1/5। बताइए किसमें प्लस करूं, सी में। कितना, बी का सारा शेयर सी को मिल गया, तो बी का सारा शेयर सी में आ गया। तो उसने बोला वैसा आपका कि सी अपना सारा शेयर बी को देके जा, सॉरी उल्टा हो गया, बी अपना सारा शेयर सी को देके जा। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ गए जी हम। आर, एस और एम ये पार्टनर है फर्म में और रेशियो है 2:1। एम की डेथ हो जाती है सर पार्टनर की, जो तीसरा वाला पार्टनर है 1/5 वाला, उसकी डेथ हो जाती है और उसका शेयर आर और एस ने ले लिया 1:2 में। कौन बच्चा बोर्ड पे कर सकता है ये क्वेश्चन, आ जाए। आर का नया शेयर निकाल रहे हैं सर हम। आर का शेयर पहले 2/5 था, हमने 2/5 लिख दिया। उसके बाद एम जो जा रहा है उसका शेयर लिख दिया 1/5, और जो एम जा रहा है 1/5 शेयर के लिए उसका कितना शेयर, सिर्फ 1/3। क्योंकि इस क्वेश्चन में जो 1:2 है वो क्या चीज है, वो गेनिंग रेशियो है। मतलब जो पार्टनर की डेथ हो गई उसका शेयर बचे हुए पार्टनर ने इस रेशियो में बांट लिया, 1/3 मेरा 2/3 मेरा। तो जिसकी डेथ हुई है उसका शेयर कितना 1/5, उसको कैसे बांटा है 1/3 पहले वाले का, 2/3 दूसरे वाले का। प्रॉपर ट्रांसफर पूरी कंसिडरेशन के साथ जो क्वेश्चन है 1:2 रेशियो दे रखी है उसको अंडरलाइन करके वहां पे लिखना है गेनिंग रेशियो।
जो क्वेश्चन के अंदर 1:2 रेशियो दे रखी है वो गेनिंग रेशियो है। इस क्वेश्चन के अंदर अंडरलाइन करके लिख ले 1:2 को गेनिंग रेशियो। तो डायरेक्ट या डेथ वाले पार्टनर का, डिसीज पार्टनर का शेयर जो रिमेनिंग पार्टनर लेते हैं उसे गेनिंग रेशियो कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ गए, रीड करें। एक किसी पार्टनर है फर्म में, रेशियो है 1/2, 3/10 और 1/5, सबका अलग अलग शेयर दे रखा है। बी की डेथ हो जाती है सर और उसका शेयर ए और सी ने ले लिया 2:1। 2:1 कौन सी रेशियो है? ओल्ड की न्यू गेनिंग रेशियो है सर। रिटायरिंग पार्टनर या डेथ वाले पार्टनर का शेयर जो बचे हुए पार्टनर लेते हैं उस रेशियो को गेनिंग रेशियो कहते हैं। आगे नहीं बढ़ते, इतना ही पढ़ते हैं बस। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, ए और सी। कोशिश करें खुद से कैलकुलेट करें। ए का शेयर पहले था 1/2 और सी का 1/5। इसकी डेथ हुई है, उसका शेयर है 3/10। 3/10 का थोड़ा सा हिस्सा ए ने लिया और 3/10 का थोड़ा सा हिस्सा सी ने लिया। कितना ए ने लिया है? 2/3। और कितना सी ने लिया है? 1/2। उसको देख सकते हैं कि 3 से 3 कैंसिल हो रहा है बड़े प्यार से। 3 से 3 कैंसिल हो रहा है बड़े प्यार से। 1/2 प्लस 2/10, 1/5 प्लस 1/10। क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ। देखिए 3 पार्टनर थे, एक की डेथ हो गई तो डेफिनेटली सर वो कुछ ना कुछ काम तो करता ही था। कोई ना कोई डिपार्टमेंट तो उसने अपने खुद हैंडल कर रहा था, खुद टेक ओवर कर रखा था उसने। कुछ ना कुछ एडमिनिस्ट्रेशन का पार्ट हो या मार्केटिंग का पार्ट हो। अगर उसको डेथ हो जाती है तो सर बाकी रिमेनिंग पार्ट उसका काम कैसे संभालेंगे? तो डेफिनेटली हमें किसी नए पार्टनर की जरूरत है। प्रैक्टिकली ऐसे ही होता है सर, अगर किसी पार्टनर की रिटायरमेंट हो जाए या डेथ हो जाए तो उसके तुरंत बाद ही नए पार्टनर का एडमिशन हो जाता है। जैसे लिखा हुआ है therefore D is admitted, thereafter D is admitted for 1/4 share। मतलब ये क्वेश्चन जो है वो कॉम्बो है एडमिशन का, रिटायरमेंट का। पहले रिटायरमेंट हुई मतलब डेथ हुई, उसके बाद अब एडमिशन हो रहा है। रिटायरमेंट डेथ के लिए ये वाली जो रेशियो है ये न्यू रेशियो। ठीक, अब डेथ के बाद अब नए पार्टनर का एडमिशन हो रहा है। एडमिशन के टाइम के लिए ये वाली जो रेशियो हो गई वो ओल्ड रेशियो बन गई। समझ पा रहे हैं सभी? भाई पर्टिकुलर रेशियो थी, यहां पर हुई है डेथ और यहां हो रहा है एडमिशन। तो ये वाली ओल्ड और ये वाली न्यू जब डेथ हो रही है, अब एडमिशन हो रहा है तो ये वाली न्यू ये ओल्ड हो गई है एडमिशन के लिए और अब फिर न्यू निकलेगी। समझ पा रहे हैं? मतलब पहले 3 लोगों की रेशियो थी, फिर 2 लोगों की रेशियो आई, फिर 3 लोगों की रेशियो होगी। ठीक है? नॉर्मल बाद में डी होता है 1/4 शेयर के लिए, half of which was given by A and remaining was taken equally by A। कोई अकाउंट्स स्टफ नहीं करी सर, बस मैथमेटिक्स थोड़ी सी बढ़ा दी है क्वेश्चन के अंदर। डी का शेयर कितना है? 1/4। ए कितना देगा? 1/4 का आधा 1/8। बी का शेयर है 1/4। ए कितना देगा? 1/4 का आधा। 1/4 का आधा कैसे निकालते हैं? 1/2 से मल्टीप्लाई करके। ये कितना आया? 1/8। अब क्वेश्चन क्या है? रिमेनिंग बताओ, रिमेनिंग कैसे निकालेंगे? डी का टोटल है 1/4, इसमें से ए ने दे दिया 1/8, कितना बच गया? 1/8। ऐसे भी सोच सकते हो सर आधा दिया तो बाकी आधे तो बचेगा, आगे 1/8 आगे 1/8। सही है जी? ये तो ए ने दिया, ये किसने दिया है?
अब क्वेश्चन कह रहा है रिमेनिंग वाला भी ए और सी ने मिलकर के दिया इक्वली, मतलब इसका भी आधा। ये किसने दिया? ए ने। ये किसने दिया? सी ने। देख लीजिए ध्यान से, कैलकुलेशन से बढ़िया कोई काउंट का कोई कॉन्सेप्ट नया नहीं आया है। नया पार्टनर का शेयर 1/4 आधा ए ने दिया और बाकी जो आधा बचा वो ए और सी ने आधा आधा दिया, मतलब फर्दर आधे का भी आधा। तो 1/4 का आधा 1/8, 1/8 का आधा 1/16। फिर आधा करना हो तो डिनोमिनेटर को डबल कर दो, अपने आप आधा हो जाता है। डिनोमिनेटर को नीचे वाले को डबल कर दो, अपने आप आधा हो जाता है। अभी तो चार्ट में समझाया नहीं, क्वेश्चन के अंदर है, सॉल्व थोड़ा ना करा। सॉल्व करते हैं क्या? ए का शेयर कितना आया था? 7/10 और सी का एडमिशन से पहले ए का शेयर 3/10 और बी का शेयर ए का शेयर 7/10 और सी का शेयर 3/10। इसमें से माइनस करते हैं कितना होना सैक्रिफाइस करा। ए ने सैक्रिफाइस करा ये 1/8 और ये 1/60। सी ने सैक्रिफाइस करा है 1/60। देख लीजिए कैलकुलेशन सारी एक बार ध्यान से। ये ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो बुक में एक आधी होता है क्वेश्चन, इससे प्रैक्टिस बहुत ज्यादा नहीं होती, एग्जाम में आने से गलत हो जाता है। आइए कितना है सॉल्व करके फाइनल ए का? हां जी 41/80 इधर 19/80। डिनोमिनेटर इक्वल करने के लिए ऊपर में मल्टीप्लाई 20 से नीचे मल्टीप्लाई 20 से डिनोमिनेटर 80 बन जाए। डिनोमिनेटर सेम होगा तभी रेशियो बन पाएगी जी। जी 41, 19 और 20। आप घर जाके चेक कर सकते हो, सेम आंसर मिलेंगे आपको डायमंड फैक्टर वाले, सेम क्वेश्चन है सेम आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 रीड कर रहे हैं जी। एबीसी पार्टनर है फर्म में और रेशियो दे रखी है 1/2, 3/10 और 1/5। डेथ हो जाती है बी की। ए और सी ने डिसाइड करा है कि फ्यूचर में प्रॉफिट लॉस बांटेंगे वो 3:2 में। गेनिंग रेशियो बतानी है, तो फॉर्मूला क्या होता है गेनिंग रेशियो का? न्यू माइनस ओल्ड। गेन निकलता है न्यू माइनस ओल्ड। डेथ हुई है बी की, a deceased partner is always a sacrificing partner, so politely sacrifice not sacrificing partner बोले। remaining partners are gaining partners, तो सिर्फ remaining partners का ही नाम लिखेंगे यहाँ पर हम, जो कि हैं ए और सी। कैलकुलेट करें खुद से, बोर्ड में ना देखना पड़े। क्वेश्चन बोर्ड पे से कंफर्म करें अपना आंसर कि सही है कि गलत है, बोर्ड पे से नोट ना करें। रेशियोज वाले क्वेश्चन हम ये चेंज इन रेशियो, एडमिशन, रिटायरमेंट या चौथे बार कर रहे हैं रेशियो वाले क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8, लास्ट क्वेश्चन इस टॉपिक का। XYZ पार्टनर है फर्म में, प्रॉफिट लॉस बांटते हैं कि 4:3:2 में, 4/9, 3/9 और 2/9।
y की डेथ हो जाती है सर, x एक्वायर कर लेता है 1/9 y का, और रिमेनिंग एक्वायर कर लेता है z। हमें निकालनी है हमें न्यू रेशियो भी, और निकालनी है हमें गेनिंग रेशियो। x जो ले रहा है वो y का 1/9 ले रहा है, y का शेयर 3/9, 3/9 का 1/9, तो इसे कैंसिल भी कर सकते थे आप 9 को। पता है कि z गेन कैसे निकालें? तो 3/9 y का शेयर है, उसका 1/9 x ने ले लिया, 8/9 z ले लेगा। समझे इस चीज को? मेरे पास जितना भी है शेयर, उसका 1/9 अगर मैंने किसी को दे दिया तो बच कितना जाएगा? 8/9 बच जाएगा। फॉर एग्जांपल 90 लीटर वाटर है, तो 1/9 मैंने किसी को वाटर दे दिया, तो बाकी जो किसी और को दूंगा वो क्या कितना बचा? 8/9 बचा। 1/9 हो गया 90 लीटर का, 1/9 10 लीटर हो गया, तो बचा 80 लीटर मतलब 8/9। समझ पा रहे हैं जी? 1/9 का रिमेनिंग निकाल रहे हैं, सिंपल सी बात। तो 8/9 आता है, तो y के शेयर का 1/9 अगर x ने लिया है, दैट मींस y के शेयर का 8/9 z लेगा। अगर ये चीज भी पल्ले नहीं पड़ रही है तो दूसरा आसान तरीका, सर y का टोटल शेयर कितना था? 3/9। इसने कितना दे दिया x को, तो कितना बच गया? तो z को दिया। ये भी तरीका निकालना है, हमें निकालना है y को, z को कितना मिल रहा है हमें ये निकालना। तो y ने अपने शेयर का 1/9 कितना तो x को दे दिया, उसमें से माइनस को कितना x को दिया। समझ आ रही है बात? तो ये भी तरीका निकाल सकते हैं, z को कितना शेयर मिला, टोटल में से माइनस कर दो कितना x को दिया। कितना सॉल्व करके जी z वाले में 24/81, इसे कैंसिल भी कर सकते हैं हम इसको। तो 3:24 या 1:8 ये आ गई गेनिंग रेशियो। गेनिंग रेशियो आ गई जी 1:8। अब निकालिए न्यू रेशियो। x का पहले शेयर कितना था? 4/9, z का 2/9। कितना x को मिल गया, इसे मैं कैंसिल कर देता हूं, 1/27। z को कितना मिला? 8/27। पूरा पूरा लिखोगे तब आंसर सेम ही आना कि भाई 81 और 24/81, पूरा पूरा लिखोगे तब आंसर सेम ही आना। इसी टॉपिक में बेस्ड प्रैक्टिकल क्वेश्चन दे रखे हैं जी 1 से लेकर 6 तक। इस टॉपिक की मैंने बात करी थी सर, जो अलग टॉपिक सीखने वाले हैं चैप्टर के अंदर, ये डेथ होती है ड्यूरिंग द ईयर। तो जिस दिन अकाउंटिंग पीरियड स्टार्ट हुआ
तब से लेके डेथ वाली डेट तक उस डिसीज पार्टनर ने कुछ ना कुछ मेहनत करी है, काम करा है, कुछ ना कुछ प्रॉफिट कमाया होगा, उस प्रॉफिट का उसे हिस्सा उसको मिलना चाहिए। अब प्रॉफिट कैलकुलेट करना सीख रहे हैं। 1 अप्रैल 2020 को अकाउंटिंग स्टार्ट हुआ और सपोज 30 जून 2022 को डेथ हो जाती है, तो 3 महीने काम करा है जिसने। प्रॉफिट लॉस निकाला किस हिसाब से जाएगा? पार्टनरशिप एक्ट 1932 में ये लिखा हुआ है कि पार्टनर्स पर है, मतलब इसमें लिबरल छोड़ रखा है एक्ट ने कोई रिजिडिटी नहीं रखी हुई कि इसी हिसाब से आपको प्रॉफिट कैलकुलेट करना होगा। रीजन क्या होता है सर, हर पर्सन का ना बिजनेस अलग टाइप का होता है। हो सकता है ये मान लो ऐसा बिजनेस है इसमें ऑफ सीजन होता है, इनका अप्रैल मई जून काम ही नहीं होता कुछ ऐसा, या फिर ये पीक सीजन होता है इसमें सारी सेल होती है। तो किसी भी टाइप का बिजनेस हो सकता है, इसलिए लॉ में नहीं लिखा हुआ रूल कि ऐसे ही टाइप से आपको प्रॉफिट निकालना, ये पार्टनर्स पे छोड़ा हुआ म्यूचुअली डिसाइड करना। डिसाइड कैसे कर सकते हैं सर? अब देखो इसीलिए हमारे पास ना क्वेश्चंस की वैरायटी मिलेगी, मतलब एक सिंगल केस नहीं है। फॉर एग्जांपल पार्टनर ये डिसाइड कर सकते हैं, काम करते हैं, पिछले 3 साल के प्रॉफिट का एवरेज कर लेते हैं, मान लेते हैं ये प्रॉफिट होगा नेक्स्ट ईयर, प्रॉफिट लॉस था। मतलब ऐसा तो पॉसिबल नहीं कि 3 महीने का ट्रेडिंग बिल निकालें, ऐसा क्वेश्चन है भी नहीं कि बड़ी कंपनी में तो ऐसा ही होता है वैसे कि क्वार्टरली ही रिजल्ट निकलता है, क्वार्टरली ट्रेडिंग का ओपिनियन बनता है। और पार्टनरशिप स्मॉल लेवल पर होती है जनरली, वहाँ पर इतनी ज़्यादा हेडिंग नहीं पाली जाती कि ट्रेडिंग पी बनाएंगे हम साल के बीच में, तो कोई ना कोई हम असम्पशन लेकर के, कोई ना कोई एवरेज लेकर के प्रॉफिट निकाल। ये भी डिसाइड कर सकते हैं पार्टनर कि लास्ट ईयर प्रॉफिट जितना हुआ था ऐसा मान लेते हैं प्रॉफिट उतना ही होगा इस साल में, उस हिसाब से प्रॉफिट देते हैं। प्रॉफिट मान लेते हैं लास्ट ईयर हुआ था 3 लाख, एबीसी पार्टनर है और इक्वल रेशियो। पार्टनर ने डिसाइड कर लिया कि जितना प्रॉफिट लास्ट ईयर हुआ था ऐसा मान लो उतना ही प्रॉफिट इस साल होगा। अब कैलकुलेट करना है पैसे कितने मिलेंगे, ट्राई करें। तो 3 लाख प्रॉफिट लास्ट ईयर हुआ था, हम ऐसा एज्यूम कर रहे हैं सब प्रॉफिट भी 3 लाख ही होगा, मैं लिख दिया ना 3 लाख प्रॉफिट मल्टीप्लाई कर 3 लाख प्रॉफिट तो 12 महीने का है, इसने तो काम सिर्फ 3 महीने करा, तो प्रोपोर्शनल हमें इसको 3 बाय 12 करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? करना चाहिए। काम इसने कर, मान लीजिए डेथ इसी और डेट पर हो तो हम कैलकुलेट करेंगे डे वाइज, समझ आ रही है बात? मतलब मल्टीप्लाई बाय पीरियड। 3 लाख प्रॉफिट क्या अकेले एक ही पूरी फर्म का प्रॉफिट है, सारे ग्रुप भी दे दें जितना एक का शेयर, मल्टीप्लाई डिसीज्ड पार्टनर्स शेयर, इसमें हम इसकी डेथ हुई। तो सर फॉर्मूला सीखिए सर, हमने खुद ही बनाया फॉर्मूला, कुछ रटा नहीं, लर्न नहीं करा, हमने प्रॉफिट लिया मल्टीप्लाई करा पीरियड से। पीरियड कौन सा पीरियड? जिस साल ये वाला काउंटिंग स्टार्ट हुआ है तब से लेके डेथ वाली डेट तक। डेथ हुई अगर 1 मई को तो 1 महीना, डेथ हुई अगर 1 जून को तो 2 महीने, डेथ हुई किसी भी डेट पर, डेथ हुई 31 दिसंबर को तो 9 महीने, 1 अप्रैल से लेकर के डेथ जब तक हुई उस डेट तक के पीरियड मल्टीप्लाई बाय जिसकी डेथ हुई उसका शेयर। प्रॉफिट शेयर रेशियो अगर ना दे रखी हो तो इक्वल। मेरे वाली की बात, अभी प्रॉफिट कौन सा है ये क्वेश्चन हमेशा बताएगा, घर से याद करके नहीं जाना। ये 2 चीजें घर से याद करके जानी है कि पीरियड से मल्टीप्लाई करना है, फॉर्मूला नहीं बताएगा, क्वेश्चन में लिखा नहीं होगा फॉर्मूला। डिसीज पार्टनर के शेयर से मल्टीप्लाई करना, क्वेश्चन नहीं बताएगा, फॉर्मूला नहीं लिखा होगा। प्रॉफिट कौन से वाला लेना क्योंकि लॉ में नहीं लिखी हुई, इसलिए हम अकाउंटेंट को क्या पता, प्रैक्टिकल लाइफ में भी बॉस बताएंगे और एग्जाम में क्वेश्चन बताएगा कि प्रॉफिट कौन सा लेना, लास्ट ईयर वाला ले कि पिछले 5 सालों का एवरेज कर लें। ये क्वेश्चन कुछ भी बोल देगा, लास्ट ईयर के प्रॉफिट को मल्टीप्लाई 1.5 कर लो, ये वाला प्रॉफिट ले लो, पैसा ले लो, ठीक है। क्वेश्चन देखते हैं जी, क्वेश्चन नंबर 2 नेक्स्ट पेज पर। क्वेश्चन नंबर 2, एक किसी पार्टनर से फर्म में और 31 मार्च को काउंटिंग ईयर क्लोज होता है और प्रॉफिट दिया हुआ है पिछले 5 सालों का, 2015-16 का 20,000, फिर 18,000, 16,000, फिर अगले साल लॉस है 9,000 रुपए का और फिर 15,000 का प्रॉफिट है। प्रॉफिट दे रखा है 5 सालों का।
कैलकुलेट करना है एज शेयर ऑफ प्रॉफिट अप टू द डेट ऑफ डेथ और जर्नल एंट्री पास करनी है। अब क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन खत्म हो गई। अब इसी क्वेश्चन पर केस है 7 के 8 केस दे रखे हैं मैंने। पूरी बुक के अंदर जितनी भी वैरायटी है उसको 8 केस में मैंने बना दिया है। 8 के अलावा कोई 9वां केस नहीं है। पूरी बुक कोई भी चैप्टर कर सकते हैं, कोई टॉपिक कर सकते हैं चैप्टर का। पहला केस, ए की डेथ हो जाती है मान लीजिए 1 अक्टूबर 2020 को। तो बताइए जी इसको कितने महीने का प्रॉफिट दोगे? 6 महीने का। कैसे कैलकुलेट करें 6 महीने? जिस दिन अकाउंटिंग स्टार्ट हुआ 1 अप्रैल, वहां से लेकर के डेथ की डेट तक का 1 अप्रैल से 1 अक्टूबर 6 महीने हो गए। ठीक है जी, तो मैं यहाँ पे 6/12 कर देता हूँ। अच्छा, क्वेश्चन की आपने पहली 3 लाइनें पढ़ ली हैं, कहीं पर भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं दे रखी और 3 पार्टनर हैं, तो रेशियो कितनी हुई? एक की 1/3 थी, एक का शेयर 1/3 हुआ। अगर रेशियो दे रखी होती कुछ भी तो वही लेते, 5/10 जो भी होती वो लेते, नहीं दे रखी तो इक्वल। अच्छा, केस 1 में क्या लिखा है? इट वाज एग्रीड अमंग हिज एग्जीक्यूटर। तो एक एक देहा पर उसकी वाइफ या उसका बेटा या उसका भाई जो भी आएगा, दैट इज एग्जीक्यूटर, एंड द रिमेनिंग पार्टनर दैट, क्या लिखा हुआ है? प्रॉफिट जो हुआ था 2020-21 में will be taken as having accrued at the same rate as that of previous year। मतलब 2020-21 में जो प्रॉफिट होगा, मान लेते हैं जो 19-20 में हुआ था, सर हम इस वाले अकाउंटिंग ईयर में और यहाँ पे डेथ हुई, इस साल के बीच में डेथ हुई, तो 6 महीने का प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करें ये समस्या है। अगर डेथ होती 31 मार्च को, प्रॉफिट साल का निकल जाता ट्रेडिंग पीनल बना करके, लेकिन डेथ हुई साल के बीच में, तो 6 महीने का प्रॉफिट कैसे निकाले कंफ्यूजन है। तो सारे पार्टनर्स ने मिलकर के, एग्जीक्यूटिव ने मिलकर के ये डिसाइड करा है कि जो प्रॉफिट पिछले साल हुआ था वही प्रॉफिट इसी साल होगा, ऐसा मान लेते हैं। प्रॉफिट कितना हुआ था पिछले साल? 15,000। लास्ट का प्रॉफिट 15,000 को 12 महीने का प्रॉफिट है, मल्टीप्लाई करा 6/12 से तो ये प्रॉफिट 6 महीने का बना, मल्टीप्लाई करा 1/3 से तो ये प्रॉफिट ए का हिस्सा बना। नोट कर लेंगे इस बार। फॉर्मूला है ये वाला, लेकिन कोई फॉर्मूले की जरूरत नहीं है सर, हमें कॉन्सेप्चुअल लॉजिक से बिल्कुल कर सकते हैं। ये समझ सीधा लिख लें, A's share of profit is equal to A's share of profit is equal to 15,000 multiply 6/12 multiply 1/3। नोट नहीं करना आपको, सिर्फ पढ़ना है, देखना समझना। चैप्टर नंबर 2 फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप में हमने ये वाली जर्नल एंट्री सीखी थी। ये एंट्री किस चीज की है? प्रॉफिट बांटने के लिए। और अभी हम जो कर रहे हैं आंसर के साथ, जो आंसर हमारा 2500 रुपये आया है, हम प्रॉफिट ही तो बांट रहे हैं। लेकिन सर पीएनएल एप्रोप्रिएशन जो बनेगा वो इस डेट पर बनेगा। ये कौन सी डेट है? 31 मार्च 2021, साल खत्म। इसी डेट पर पहले ट्रेडिंग बनेगा, वहां से जीपी निकलेगा, फिर पीएनएल बनेगा, वहां से नेट प्रॉफिट निकलेगा, फिर पीएनएल एप्रोप्रिएशन बनेगा, वहां से डिविजिबल प्रॉफिट निकलेगा, फिर बैलेंस शीट बनेगा। 4 स्टेप होते हैं पार्टनरशिप में। ये 31 मार्च को होते हैं। मुझे प्रॉफिट लेकिन पार्टनर इस डेट पर, मैं एग्जीक्यूटिव को वेट नहीं कर सकता 6 महीने बाद प्रॉफिट ले जाएगी, वाई ट्रेडिंग पीएनएल बन जाएगा हमारा, नहीं, सेटलमेंट आज ही करनी पड़ेगा। कुछ 6 महीने क्यों रुकेगा? आज पेमेंट करनी है सर हमें, प्रॉफिट बांटने की एंट्री करनी, लेकिन प्रॉफिट कैसे बांटे? पीएनएल ऑपरेशन तो बनाया है, इसीलिए टेम्पररी रूप से हम नया अकाउंट खोलते हैं, पीएनएल सस्पेंस अकाउंट। इस अकाउंट को ओपन करते हैं, टेम्पररी अकाउंट है, प्रॉफिट देने के लिए सिर्फ डिसीज पार्टनर को। मुझे बताइए 1 अक्टूबर को प्रॉफिट बांट रहे हैं तो सिर्फ ए को देंगे कि एबीसी तीनों को देंगे? सिर्फ ए को देंगे, जिसको जल्दी है, ठीक है। बाकी पार्टनर्स को तो इसी डेट पर मिलेगा। समझ आ रही है बात?
अब देखो आपके सिलेबस में नहीं है, मैं वो बताने वाला हूँ कि आपके सिलेबस में नहीं है। 31 मार्च को क्या होगा, जब बनेगा पीएनएल एप्रोप्रिएशन, सपोज प्रॉफिट हुआ 50,000, 2500 रुपए आंसर आ रहा है इसका। 2500 रुपए ऑलरेडी दे चुके हैं हम ए को प्रॉफिट में से। अब जो प्रॉफिट बच गया ये बटेगा बी और सी में। साल के एंड में जब बनेगा पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, डेट के बाद जो भी अकाउंटिंग ईयर की डेट एंड की डेट आएगी, उस साल जितना प्रॉफिट हुआ उसमें से घट जाएगा ये पीएनएल सस्पेंस और बचाओ प्रॉफिट बढ़ेगा पार्टनर। मतलब साल के एंड में ये एंट्री होनी है, पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पीएनएल सस्पेंस, क्योंकि अभी तो हमने पीएनएल सस्पेंस अकाउंट ओपन कर दिया डेबिट करके, साल के एंड में से क्लोज करेंगे क्रेडिट करके और ट्रांसफर करके पीएनएल एप्रोप्रिएशन। ये वाला पार्ट आपके कोर्स में नहीं है, ये वाला पार्ट आपके कोर्स में नहीं है। तो इस क्वेश्चन के अंदर दो चीजें मांगी थी, एक बार दोबारा पढ़ें, तीसरी लाइन क्वेश्चन की सबसे ऊपर। क्वेश्चन नंबर 2 में थर्ड लाइन क्या लिखी हुई थी, कैलकुलेट करो एज शेयर ऑफ प्रॉफिट। कैलकुलेट कर दिया जी हमने, उसके बाद क्या लिखा है, पास द नेसेसरी जर्नल एंट्री। तो जर्नल एंट्री लिख लीजिए, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट। फिर वापस 102 बार आएंगे। सबसे नीचे क्वेश्चन देखो कौन सा दिया हुआ है, एंट्री का अमाउंट कितना लिख रहे हैं आप लोग, 2500, 2500 रुपए। 102 पेज में तो लास्ट क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, नेम द अकाउंट विच इज ओपन्ड टू क्रेडिट द शेयर ऑफ प्रॉफिट of the deceased partner till the time of his death, death की डेट तक का टू इज कैपिटल अकाउंट। तो आंसर है पीएनएल सस्पेंस अकाउंट। ध्यान रहेगा जी। केस नंबर 2 पर आ गए जी। अब नेक्स्ट पेज पे केस नंबर 2 पर आ गए हैं। एक की डेथ होती है 1 अक्टूबर 2020 को जी, मतलब कि डेट डेथ की सेम। आगे दे रखा है न्यू रेशियो 2:1, ओल्ड रेशियो नहीं बता रखी तो इक्वल, न्यू रेशियो 2:1। It was agreed among his executor and the remaining partner that profit for 2021 be taken as having accrued। ऐसा अगर कॉपी पेस्ट करके पहले वाली ने, तो केस 2 और केस 1 में न्यू रेशियो के अलावा कोई चेंज दिख रहा है किसी को? न्यू रेशियो के अलावा कोई चेंज नहीं दिख रहा। सेकंड केस में भी कैलकुलेशन सेम रहेगी। 15,000 का प्रॉफिट है, पिछले साल वाला लेना है, मल्टीप्लाई बाय पीरियड जितने महीने काम करा, 6 महीने काम करा, अगेन 6/12, मल्टीप्लाई बाय डिसीज पार्टनर शेयर, ए का शेयर अगेन 1/3 के 1/3, ये अमाउंट आया है 2500 रुपए। कैलकुलेशन करेंगे। अगेन क्वेश्चन के दो पार्ट है। पहला पार्ट है कि कैलकुलेट करें, तो कैलकुलेशन वाला पार्ट आप कॉपी पेस्ट कर लीजिए, जैसा आपने कैलकुलेट केस 1 में करा वैसे ही कैलकुलेशन केस 2 में कर लीजिए। उसके बाद क्वेश्चन की सेकंड रिक्वायरमेंट जर्नल एंट्री, उस पर आते हैं। एंट्री नोट करें, मैं डिस्कस करता हूं लॉजिक के साथ, नोट करें सभी। ये केस 2 की जर्नल एंट्री का आंसर है। केस 2 की जर्नल एंट्री का आंसर है B is capital account debit 2500, C is capital account debit 2500, to A is capital account 2500। डेबिट क्रेडिट तो इक्वल नहीं आ रहा। वर्किंग नोट नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ गेनिंग रेशियो। वर्किंग नोट नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ गेनिंग रेशियो। उम्र क्या होता है गेनिंग रेशियो का? इसका नाम लिखूं BNC। रेशियो में क्या लिखूं? 2/3 1/3, और ओल्ड वाले में
बी ने गेन करा है सर, सी ने गेन ही नहीं करा। जो लिखा हुआ होगा आपने इसको ऐसे काटना कि आपको दिखे कि काटा हुआ है, ऐसे में काटना कि दिखे नहीं, पीछे क्या लिखा था। केस 2 में अभी तक हमने क्या रटा, समझाया तो मैंने है नहीं, अभी तक केस 2 में कुछ भी नहीं। अभी तक क्या रटा कि सर केस 1 और केस 2 को मैं कंपेयर कर रहा हूं, सारा क्वेश्चन सेम है, सिर्फ केस 2 में रेशियो अलग दे रखी है, बाकी पूरा क्वेश्चन सेम है। तो बाकी पूरा क्वेश्चन सेम होने से कैलकुलेशन सेम रहेगी, वही 15,000 लिया, वही 6/12 लिया, वही 1/3 लिया, वही आंसर है 2500। लेकिन केस 1 में जहां रेशियो नहीं बदल रही थी तो वहां पर एंट्री क्या हो रही थी, पीएनएल सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिसीज्ड पार्टनर कैपिटल, जो कि ए था। और केस 2 में जहां पर रेशियो बदल रही है तो वहां पर जनरल एंट्री बदल गई, पीएनएल सस्पेंस की जगह गेनिंग पार्टनर को मैं डेबिट में बिठा, पीएनएल सस्पेंस की जगह गेनिंग पार्टनर को बिठाया है मैंने डेबिट साइड। तो अभी तक हमने ये चीज रेडी कि सर जब भी क्वेश्चन में रेशियो चेंज हो तो एंट्री भी चेंज हो जाएगी, मतलब रेशियो चेंज नहीं हो रही तो एंट्री पीएनएल सस्पेंस से होगी, रेशियो चेंज हो रही है तो एंट्री होगी गुडविल जैसी, गेनिंग पार्टनर डेबिट सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, गुडविल जैसी। तो ये समझते हैं सर 2500 रुपए का जो नुकसान है, मैं जा रहा हूं 59 समझाने के लिए 6 महीने बाद 31 मार्च, जो भी सिलेबस का पार्ट नहीं है, सिर्फ लॉजिक के लिए समझा रहा हूं कि ऐसे एंट्री क्यों बदली। 31 मार्च को प्रॉफिट होता है सपोज 50,000 रुपए, उसमें से 2500 रुपए तो ए को चले गए, अब बाकी का जो 40 अमाउंट बच गया वो बी और सी में बटेगा, इनकी रेशियो जो कि रेशियो इक्वल है, ठीक बात है। अगर रेशियो बदल रही है, नए वाली रेशियो, जैसे कि इस क्वेश्चन में हो रहा है, सर सी तो कोई फायदा उठा नहीं पा रहा, सोच के देखो, सी का शेयर पहले भी 1/3 था, डेथ हो गई ए की, सी का शेयर अब भी 1/3 है ना, तो वो 2500 रुपए क्यों भरे, 50,000 के प्रॉफिट में वो 2500 का नुकसान क्यों करे। सी बोलेगा भाई मुझे 47 बार में पैसे क्यों मिल रहे हैं, मुझे तो फायदा नहीं हो रहा उसके डेथ का, कोई तो ना तो शेयर मिल रहा है मेरे को, समझ में आ रही है बात। वैसे केस में सी को कोई कॉम्पेंसेशन नहीं देना चाहिए, जो उसकी डेथ हो रही है, ए की डेथ हो रही है, और ए अपना सारा का सारा शेयर बी को दे के जाना, तो 2500 रुपए भी हमें इस वाले अकाउंट से ना काट करके बी के अकाउंट से काटना चाहिए। ये लॉजिक है कि जब रेशियो चेंज होती है तो हम सस्पेंस अकाउंट से एंट्री पास नहीं करते, जो जितना गेन कर रहा है उसके अकाउंट से उतना पैसा काट लो, जो जितना सैक्रिफाइस कर रहा है उसके अकाउंट में उतना पैसा डाल दो। लॉजिक पूरे डिटेल में याद नहीं रहते सर, घटने वाली चीज समझ लीजिए फटाफट से कि जब भी रेशियो चेंज हो, गेनिंग पार्टनर डेबिट, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर क्रेडिट, समझ लो बिल्कुल गुडविल की जैसी एंट्री। अगर रेशियो चेंज नहीं हो रही है और जो ओल्ड थी वही न्यू है, वही गेनिंग है, उस केस में फिर एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। ध्यान रखिए केस 3। ए की डेथ हो जाती है सर 1 अक्टूबर 2020 को, और ए का प्रॉफिट लॉस डेथ तक का कैसे कैलकुलेट करेंगे, जो प्रॉफिट हुआ होगा 2018-19 में। 18-19 सही पढ़ा है मैंने, गलत पढ़ा है? सही पढ़ा मैंने, इसमें लिखा हुआ है जो कि ईयर एंड हो रहा है 31 मार्च 19 को, तो 18 से स्टार्ट हुआ होगा। उसका प्रॉफिट कितना हुआ है जी देखिए, लॉस हुआ कितना, तो मैं 15,000 को काट करके 9,000 कर दूंगा, कितना अमाउंट आया, डेथ की डेट सेम है, ए का शेयर सेम है, 1500 रुपए आया। और ये लॉस है तो ब्रैकेट में डाल दो इसको, ध्यान से देखिए क्वेश्चन में क्या रेशियो बदल रही है, नहीं बदल रही, तो एंट्रीज गेनिंग सैक्रिफाइसिंग वाली करें कि सस्पेंस से करें, सस्पेंस से करें। ध्यान से देखो सस्पेंस वाली एंट्री में क्या होता है, जिस पार्टनर की डेथ हो रही है उसे हम क्रेडिट करते हैं, कैपिटल क्रेडिट करने से बढ़ती है, मतलब नॉर्मली प्रॉफिट होता है कैपिटल बढ़ा देते हैं, इस बार लॉस हो रहा है कैपिटल घटा देंगे, इसी की रिवर्स एंट्री कर दो, क्या एंट्री होगी बताइए, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पीएनएल सस्पेंस अकाउंट, लिख लीजिए एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, दूसरी बात में लिखें एज कैपिटल अकाउंट डेबिट
टू P&L सस्पेंस अकाउंट। कैलकुलेशन भी नोट करनी है, क्वेश्चन के अंदर आगे बोल रहा हूं दो चीजें मांगी हैं, कैलकुलेट करके दिखाओ इसका शेयर। जब भी क्वेश्चन के स्पेशली कैलकुलेशन मांगे तो वो वर्किंग नोट नहीं रह जाता, मेन आंसर का पार्ट हो जाता। जब भी क्वेश्चन में कैलकुलेशन स्पेशली रिक्वायरमेंट में मांगे तो वो मेन आंसर का पार्ट हो जाता है, क्वेश्चन का पार्ट नहीं रहता, मतलब वर्किंग नोट का पार्ट नहीं रहता। क्वेश्चन नंबर 4 क्या लिखा हुआ है जी? ए की डेथ हुई है 30 जून को, बताओ जी कितने महीने का प्रॉफिट दें? 3 महीने का, तो 6/12 को मैं बना रहा हूं 3/12। आगे, अकॉर्डिंग टू द एग्रीमेंट शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ डिसीज्ड पार्टनर अप टू डेट ऑफ डेथ कैलकुलेट कैसे होगा? ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 5 ईयर। चालू हो जाओ, एवरेज निकालो पिछले 5 सालों का, पांचों सालों के प्रॉफिट को जोड़ दो, डिवाइड बाय 5 कर दो, एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा। ऐड करते टाइम ध्यान रखना कि 2018-19 में लॉस था, तो आपको माइनस करना है प्लस करने की बजाय। आप कैलकुलेट नहीं कर रहे? 12,000 आ रहा है सबका। तो फाइनल आंसर कितना आया? 1000। क्या रेशियो चेंज हो रही है? बताइए क्या रेशियो चेंज हो रही है? नहीं, एंट्री गेनिंग वाली करेंगे कि सस्पेंस वाली? सस्पेंस वाली एंट्री लिखिए, P&L सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट 1000। P&L सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट 1000। केस नंबर 5 में क्या लिखा हुआ ध्यान से पढ़ें। ए की डेथ हुई है 1 मई को, कितने महीने का प्रॉफिट दें? 1 महीने का। 1 अप्रैल को अकाउंटिंग ईयर स्टार्ट हुआ, 1 महीने बाद डेथ हो गई, प्रॉफिट मिलेगा उसको सिर्फ 1 महीने का। His proportion of profit up to the date of death वो कैसे कैलकुलेट होगा? एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 कंप्लीटेड इयर्स प्लस 10%। शुरू हो जाओ, पिछले 3 साल के प्रॉफिट का एवरेज कर दो। कौन कौन से 3 साल लेने हैं सर? लेटेस्ट वाले, मतलब कि 16,000 पिछले 3 साल जब भी ईयर दे रखी हो ज्यादा और एवरेज लेना हो कम ईयर्स का, तो हमेशा लेटेस्ट वाले ईयर चूज करने होते हैं। ये माइनस करना है, ध्यान है ना? तो बताइए 3 से डिवाइड करने के बाद कितना आ रहा है? 7,000 7,000 तो भी क्या आ रहा है? इसको डिवाइड नहीं करते, इसको ऐसा ऐसा छोड़ देते हैं। एवरेज प्रॉफिट आ रहा है हमारा 22,000 डिवाइड बाय 3। क्वेश्चन आगे लिखा हुआ है कि इसमें 10% प्लस कर दो, मतलब प्रॉफिट की जगह तो मैं लिख रहा हूं 22,000 डिवाइड बाय 3, 10% प्लस करना। तो मैंने ध्यान से मैथमेटिक्स थोड़ी सी इधर मल्टीप्लाई 1/10/100। ये देखो पल्ले पड़ते हैं कि नहीं पड़ते आपके पास? ध्यान से देखो, 5,000 रुपए में मुझे 10% जोड़ना, तो 5,500 आएगा। या मैं ऐसे लिखूं 5,000 का 110%, इसको सॉल्व करोगे तो भी 5,500 आएगा। 10% निकाल करके ऐड करना या फिर सीधा 110% कर देना, ये एक ही बात है। ये चीज देखिए क्लियर है कि नहीं आप सबकी? तो मैंने इसका सीधा कर दिया 110%।
इसलिए करा है कैलकुलेशन आसान, वरना आप देखो डिवाइड करोगे तो डेसिमल में आएगा। बहुत बच्चे अकाउंट में यही रुक जाते हैं कि डेसिमल में आ रहा तो सॉल्व कैसे होगा, कि यहीं पे छोड़ देते हैं। अब क्योंकि जब हमें पता हो कि ये फाइनल आंसर, अगर आपको पता हो कि फाइनल आंसर आ रहा है फिर तो डिवाइड करो पूरा, डेसिमल में आने दो और आंसर लिखाओ। जब आपको लग रहा है कि ये अमाउंट अभी आगे और भी जगह मल्टीप्लाई डिवाइड होना है, उसको यहीं पर सॉल्व मत करो, इसको एज इट छोड़ दो और आगे ले जाना दो। हो सकता है आगे कभी और डिवाइड हो जाए, मल्टीप्लाई हो जाए, शायद कैंसिल हो जाए कोई नंबर, शायद नहीं हो पाए तो तब डेसिमल में आ जाएगा। ठीक है, सपोज यार होगा 20,000, तो 10% करने के बाद इसको 22,000 रुपए लिख देता हूं। सपोज यार होगा 5,000, 10% करने के बाद इसको 5500 लिख देता, या फिर सिंपल मल्टीप्लाई बनते हैं अपॉन 100। अब सॉल्व करने कितना आ रहा बना, टू 224 रुपए। कॉन्सेप्ट को नया नहीं आया इस वाले केस में भी, सिर्फ एग्रीमेंट में ये बदलाव है कि पिछले 3 साल का एवरेज कर दो और 10% बढ़ा दो। क्लियर हो गई ये बात? लास्ट 2 टेस्टों में मार्क्स मैक्सिमम बच्चों के सही नहीं थे, क्योंकि डेथ चैप्टर रिटायरमेंट चैप्टर के जैसा ही है 80-90%। तो मैं ये डिसाइड कर रहा हूँ कि डेथ चैप्टर कराने के बाद फिर मैं आपका रिटायरमेंट वाला टेस्ट लूँगा। तो कल ना टेस्ट लेकर के नेक्स्ट संडे में टेस्ट रखूँगा आपका रिटायरमेंट का। आपके रिटायरमेंट चैप्टर का 80% रिवीजन भी होगा इस डेथ वाले चैप्टर में। सेम रिवैल्यूएशन के क्वेश्चन है, सेम पार्टनर्स कैपिटल के क्वेश्चन है, सेम बैलेंस शीट के क्वेश्चन है, सेम न्यू रेशो गिवन रेशो के क्वेश्चन है। तो 1 हफ्ते का टाइम और है आपके पास प्रिपेयर करने के लिए। इस बार जो जिनके कम मार्क्स थे पिछले टेस्टों में वो ध्यान दीजिए, 1 हफ्ते का टाइम और मिला है, सफिशिएंट टाइम है, आपको कमी ना रहे मार्क्स की। तो अब सीधा ट्यूसडे को आना है आपको, कल नहीं आना। जा सकते हैं।